नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8.4% दर्ज हुई। लोकसभा में आज तकनीक समर्थित प्रजनन विनियमन विधेयक और राज्यसभा में बांध सुरक्षा विधेयक पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश के किसी भी हिस्से में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई रोगी नहीं। ओमिक्रॉन के मद्देनजर भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश आज से लागू। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोविड दिशा निर्देशों को 31 दिसंबर तक बढ़ाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए विश्व के देशों से तर्कसंगत उपाय करने की अपील की। भारत में 124 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। नागालैंड के 59वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो निपुण भारत मिशन का शुभारंभ करेंगे। सीमा सुरक्षा बल का 57वां स्थापना दिवस आज। विश्व एड्स दिवस आज मनाया जा रहा है। FIH जूनियर विश्व कप हॉकी में आज भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम में 4 क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे। भारत और बेल्जियम के बीच मुकाबला आज शाम। बैडमिंटन BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में पहली बार अश्विनी पोनप्पा और N सिक्की रेड्डी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं लवली निगम। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोंड, कोया, अच्छेन्यू जनजातियों को एकजुट करते हुए जल, जंगल, जमीन के नारे के साथ निजाम और ब्रिटिश शासकों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया? इस प्रश्न का सही जवाब है कोमाराम भीम। निजाम सरकार मवेशी चराने और खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी एकत्र करने वालों से कर वसूल करती थी। कोमाराम भीम ने इस पर कर वसूली का विरोध किया और स्वतंत्रता तथा अधिकारों के लिए जल, जंगल, जमीन के संदेश के साथ जनजातीय समुदायों को एकजुट किया। उन्होंने लोगों को सशस्त्र संघर्ष के लिए प्रशिक्षित किया। जोड़ेघाट कोमाराम भीम की गतिविधियों का केंद्र बन गया, जहां से उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की। आकाशवाणी को दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला और भाग्यशाली विजेता हैं असम के शिवसागर के बिजन बरुआ। मेरा नाम बिजन बरुआ है। मैं आसाम राज्य की ओर से अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का धन्यवाद करता हूँ। मैं बचपन से नियमित रूप से आकाशवाणी समाचार सुनता हूँ। इससे हमें बहुत जानकारी मिलती है और इसका खबरें विश्वसनीय होती हैं। आसाम के ओर से स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने वाला प्रमुख मनीराम देवान, कुशल कुंवर, कनकलता बरुआ, भोगेश्वरी फुकननी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं देशवासियों को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव की अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। श्रोताओं के लिए अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 6 दिसंबर को पूछा जाएगा। आइए आकाशवाणी के अमृत महोत्सव क्विज के साथ आजादी के 75वें स्वाधीनता उत्सव में शामिल हों। अब समाचार विस्तार से।
दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सबसे तेज रही। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8.4% दर्ज की गई। कल जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष के मुकाबले 8.4% बढ़ा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 5.5% बढ़ा, जबकि इसी अवधि में निर्माण क्षेत्र में 7.5% की वृद्धि हुई। सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों से पता चलता है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के बावजूद जुलाई से सितंबर की दूसरी तिमाही में घरेलू खपत में वृद्धि हुई। इससे आने वाले महीनों में उपभोक्ता मांग में तेजी से सुधार होने की उम्मीद बढ़ गई है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई थी। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा है कि इस वर्ष भारत की वृद्धि दर 2 अंकों की हो सकती है। मीडिया से बातचीत में श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि पहले 6 महीनों की कुल वृद्धि दर 13.7% है, इसलिए अगली तिमाहियों में 6% से कुछ अधिक वृद्धि दर होने से इस वर्ष की वृद्धि दर 2 अंकों में हो सकती है। उन्होंने कहा कि 2022-23 में भारत की वृद्धि दर 6.5 से 7% तक हो सकती है और इससे आगे ये 7% से अधिक बढ़ सकती है। लोकसभा में आज तकनीक समर्थित प्रजनन विनियमन विधेयक 2020 पर विचार किया जाएगा। राज्यसभा में आज बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पर चर्चा होगी। लोकसभा में कल विपक्ष के शोरगुल के बीच 2 विधेयक पेश किए गए। सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद दोपहर बाद 3 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 12 सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग खारिज कर दी। श्री नायडू ने कहा कि ये कार्रवाई उन्होंने नहीं बल्कि सदन ने की है। इसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में इन दलों और अन्य विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के किसी भी हिस्से में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है। राज्यसभा में श्री मांडविया ने कहा कि अब तक 14 देशों में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि इस वायरस को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। श्री मांडविया ने बताया कि देश में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सारे देश में 124 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हो चुका है। देश में 84% नागरिकों को जो 80 एबव एज के है उसको फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर किया गया है और 47% से एबव को सेकंड डोज एडमिनिस्टर किया गया है। हर घर दस्तक अभियान चल रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों घर घर में जाके टीकाकरण करवा रहा है। पर डे 70 लाख से 80 लाख डोज एडमिनिस्टर हो रहा है और ये ही एक हमारे लिए सुरक्षा का माध्यम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। नए दिशा निर्देश आज से प्रभावी होंगे। मंत्रालय ने एयर सुविधा पोर्टल पर पिछले 14 दिन का यात्रा विवरण और नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। आरटी-पीसीआर जांच यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर कराई जानी चाहिए। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जारी कोविड दिशा निर्देशों को लागू करने की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी है। गृह मंत्रालय ने एक आदेश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से विदेशों से आने वाले यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग और जांच कराने को कहा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की बारीकी से जांच की जाए और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जांच की जाए। इसके अलावा जांच में पॉजिटिव पाए गए यात्रियों के नमूने तेजी से विशेष भारत SARS CVO जीनोमिक्स कंसोर्टियम जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं में भेजे जाए। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल शाम तक देश भर में 1 अरब 24 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। कल 72 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी गई। देश में सबसे अधिक जोखिम की आशंका वाले आबादी समूहों को कोविड से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। दिल्ली में कल 34 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। दिल्ली सरकार के अनुसार राजधानी में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 14,40,934 हो गई है। संक्रमित होने की दर 0.07% और मृत्यु दर 1.74% है।
हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों की कड़ी जांच की जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। शमशाबाद हवाई अड्डे पर राज्य स्वास्थ्य विभाग की निगरानी टीमों ने पिछले 24 घंटों में 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच की, जो 12 जोखिम वाले देशों से आए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के देशों से नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने की अपील की है। संगठन ने कहा कि नए वेरिएंट से घबराने की आवश्यकता नहीं है। विदेशी यात्रियों पर प्रतिबंध से इसका प्रसार नहीं रुकेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट एक सप्ताह से भी कम समय पहले दक्षिण अफ्रीका में मिला था। उसके बाद से यात्रा प्रतिबंधों के बावजूद ये कई देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा कि ये समझ से परे है कि दुनिया के देश उस वेरिएंट से अपने नागरिकों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में अभी पूरी तरह अध्ययन नहीं हुआ है। इसलिए संगठन का मानना है कि यात्रा प्रतिबंध अनुचित और निगरानी की दिशा मोड़ने वाला साबित हो सकता है। यात्रा प्रतिबंधों से इस वेरिएंट का अंतर्राष्ट्रीय प्रसार नहीं रुकेगा और लोगों के जीवन और आजीविका पर असर पड़ेगा। भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका और कुछ अन्य देशों में नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगने के बाद कुछ देशों को जोखिम वाला देश घोषित किया है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश आज से प्रभावी हो गए हैं। विदेशों से राज्य में आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे पर अनिवार्य रूप से आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। नेगेटिव रिपोर्ट मिलने पर उन्हें 14 दिन तक घर में पृथकवास में रहना होगा। जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से 7 दिन के संस्थागत पृथकवास में रखा जाएगा तथा दूसरे, चौथे और 7वें दिन उनकी आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को जागरूकता अभियान में तेजी लाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोरोना के इलाज से जुड़ी सभी मशीनों का परीक्षण किया जाए। बच्चों की वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों को भी सुचारू रूप में रखा जाए। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन प्रशासन की ओर से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। भोपाल और इंदौर हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 की जांच बढ़ा दी गई है। इस बीच भोपाल में 14, इंदौर में 5 और जबलपुर जिले में 1 सहित राज्य में 20 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 119 है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बिहार सरकार ने विदेश से लौटे 630 लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी है, जिनके पासपोर्ट में बिहार का पता लिखा हुआ है। राज्य सरकार ने पिछले कुछ दिनों में विदेशों से बिहार लौटे लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि उनका विभाग स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। विदेश से आने वाले लोगों की विशेष निगरानी की जा रही है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8.4% दर्ज हुई। लोकसभा में आज तकनीक समर्थित प्रजनन विधेयक और राज्यसभा में बांध सुरक्षा विधेयक पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश के किसी भी हिस्से में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई रोगी नहीं। ओमिक्रॉन के मद्देनजर भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश आज से लागू। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोविड नियंत्रण उपायों को 31 दिसंबर तक बढ़ाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए विश्व के देशों से तर्कसंगत उपाय करने की अपील की। भारत में 124 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। नागालैंड के 59वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो निपुण भारत मिशन का शुभारंभ करेंगे। सीमा सुरक्षा बल का 57वां स्थापना दिवस आज। विश्व एड्स दिवस आज मनाया जा रहा है। FIH जूनियर विश्व कप हॉकी में आज भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में चारों क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे। भारत और बेल्जियम के बीच मुकाबला शाम का। बैडमिंटन BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में महिला डबल्स में पहली बार अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। नागालैंड में 22वां हॉर्नबिल उत्सव आज से शुरू हो रहा है। इसे नागालैंड का सबसे बड़ा सांस्कृतिक पर्व माना जाता है।
आज ही राज्य का 59वां स्थापना दिवस भी है। इस अवसर पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो राज्य में निपुण भारत मिशन का शुभारंभ करेंगे। 10 दिन के इस उत्सव में विविधता में एकता की भावना के साथ पारंपरिक और समकालीन नगा संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। उत्सव का भव्य उद्घाटन शाम 4 बजे कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर नगा धरोहर गांव किसामा में होगा। असम और नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी महोत्सव के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो मुख्य मेजबान और पर्यटन, कला और संस्कृति के सलाहकार एच खेहोवी युपुथोमी महोत्सव के मेजबान होंगे। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन, अमेरिका की महावाणिज्य दूत सुश्री मेलिंडा पावेक और जर्मनी के महावाणिज्य दूत मैनफ्रेड सम्मानित अतिथि होंगे। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए प्रवेश के समय कोविड जांच अनिवार्य कर दी है। पिछले वर्ष कोविड महामारी के कारण ये समारोह वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। सीमा सुरक्षा बल आज 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। कल पूर्व संध्या पर सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने कहा कि बांग्लादेश से लगी सीमा पर सख्त निगरानी से पशु तस्करी में भारी कमी आई है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में बताया कि अधिकांश सीमावर्ती इलाकों में कटीले तार लगा दिए गए हैं। आज विश्व एड्स दिवस है। इस महामारी को समाप्त करने के लिए किए जा रहे कार्यों को उजागर करने के उद्देश्य से हर वर्ष 1 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इसका लक्ष्य ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियेंसी वायरस HIV की घातक स्थिति के साथ रह रहे लोगों का मनोबल बढ़ाना भी है। बैडमिंटन विश्व टूर फाइनल्स टूर्नामेंट आज से इंडोनेशिया के बाली में शुरू हो रहा है। 2 बार की ओलंपियन अश्विनी पोनप्पा और उनकी जोड़ीदार एन सिक्की रेड्डी पहली बार टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। आज उनका सामना जापान की नामी मात्सुयामा और चिहारू शीदा की जोड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी जापान के केंतो मोमोतो से होगा। वहीं ओडिशा में जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में मैच आज खेले जाएंगे। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में पहले क्वार्टर फाइनल में जर्मनी का मुकाबला स्पेन से होगा। दूसरे मैच में नीदरलैंड और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। तीसरे क्वार्टर फाइनल में शाम 4:30 बजे फ्रांस का सामना मलेशिया से होगा। शाम 7:30 बजे चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत के सामने बेल्जियम की चुनौती रहेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गायन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रवादी सुचेता कृपलानी को। उनकी मृत्यु 1 दिसंबर 1974 को हुई थी। संविधान सभा के सदस्यों में शामिल रही सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत में पहली महिला सांसदों में से एक थीं। उन्हें किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल है। वे 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री रहीं। स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने विभाजन के दंगों के दौरान गांधी जी के साथ मिलकर काम किया था।
काम के प्रति उनके समर्पण से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। अपने लेखों में गांधी जी ने उनका वर्णन साहसी महिला के रूप में किया। वे 1946 में गांधी जी के साथ नोआखाली गईं और भारत के विभाजन के दौरान राहत और पुनर्वास समिति के सचिव के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुचेता कृपलानी आजीवन एक सच्ची गांधीवादी बनी रहीं और जन कल्याण के लिए काम करती रहीं। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1885 को हुआ था। उन्हें काका कालेलकर के नाम से जाना जाता है। काका कालेलकर 1915 में महात्मा गांधी से मिले और उनके प्रतिबद्ध अनुयायी और साथी बन गए। गांधी जी के प्रोत्साहन से उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई और 1928 से 1935 तक इसके वाइस चांसलर के रूप में काम किया। स्वतंत्रता के बाद वे 1952 से 1964 तक संसद सदस्य रहे। वे 1953 में स्थापित पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने। पद्म विभूषण से सम्मानित कालेलकर के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। भारत माँ के इस महान सपूत को हमारा नमन। आज ही पुण्यतिथि है स्वतंत्रता सेनानी और राजनयिक विजय लक्ष्मी पंडित की। संविधान सभा में एक भाषण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर उन्होंने कहा था, India cannot afford to ignore the international aspect. In this age of the building up of one world, we cannot talk about separating nations. We have to work in order to build up that world of which India shall be a worthy partner. Because not only has India the right, because of her past, because of her heritage, to give the lead, but also because of her present, when in the face of all the complexities of her own problems, she has stood up and estimated values and not let go of those ideals which she had placed before her. Our contribution to the future is one of the neutralization of political and social discontent, and to that end we must work towards establishing freedom in our own country and toward establishing freedom in the world. आज हम स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को हाथरस के शाही परिवार में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1913 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया था। काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार के वास्ते समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने जर्मनी, जापान और रूस की यात्रा की। 1929 में उन्होंने बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना की। लगभग 32 वर्षों के बाद महेंद्र प्रताप सिंह अंततः 1946 में भारत लौट आए। 1957 में वे मथुरा से लोकसभा सदस्य चुने गए। अलीगढ़ जिले में उनके सम्मान में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बन रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को किया था। इस महान देशभक्त को हमारा सलाम। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और फरहत, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए राहत और अच्छी खबर की आर्थिक वृद्धि दर दूसरी तिमाही में कोविड पूर्व स्तर के पार को हिंदुस्तान सहित
सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिखा है कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन में मद्देनजर कल हुई समीक्षा बैठक में केंद्र सरकार की ये सलाह कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों की निगरानी और टीकाकरण बढ़ाएं। राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर है। नवभारत टाइम्स ने नया दौर शीर्षक से लिखा है पहली बार आर्मी डे और रिपब्लिक डे परेड में आर्मी की आजादी से पहले से लेकर नई ड्रेस तक सब दिखाई देंगे। पत्र लिखता है इंडियन आर्मी के कॉम्बैट यूनिफॉर्म में बदलाव, डिजिटल पैटर्न दिखेगा। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन 15 दिसंबर से, पहली लिस्ट 4 फरवरी को। नवभारत टाइम्स की खबर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8.4% दर्ज। लोकसभा में आज तकनीक समर्थित प्रजनन विनियमन विधेयक और राज्यसभा में बाल सुरक्षा विधेयक पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा देश के किसी भी हिस्से में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई रोगी नहीं। ओमिक्रॉन के मद्देनजर भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश आज से लागू। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोविड नियंत्रण उपायों को 31 दिसंबर तक बढ़ाया। भारत में 124 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। विश्व एड्स दिवस आज मनाया जा रहा है। FIH जूनियर विश्व कप हॉकी में चारों क्वार्टर फाइनल मैच आज। भारत और बेल्जियम के बीच मुकाबला शाम को। और बैडमिंटन BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में पहली बार महिला डबल्स में अश्विनी पोन्नप्पा और N सिक्की रेड्डी अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।